गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अरुणा सावा आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट की हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो साहित्य है या जिनके साहित्य को जो संकलन किया गया है उन साहित्यों का संकलन किन किन आधारों पर हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हमने देखे थे धार्मिक साहित्य, उसके बाद हमने देखे थे धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में हमने 3 साहित्यों को देखा, जिसमें सबसे पहला साहित्य था ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा था हमारा जैन साहित्य। उसके बाद जो आता है हमारा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में हमने देखे थे ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर हमने देखे थे विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ और क्षेत्रीय साहित्य, और फिर हमने देखा था विदेशी विवरण। इन सब से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ इसी क्रम में हमें एक और चीज़ है जिसको हम बोल सकते हैं वंशावलियाँ। क्या बोल सकते हैं हम इसको? वंशावलियाँ। ये क्या होती है? वंशावलियाँ हम किसे कहते हैं? वंशावलियाँ होती है एक शुद्ध रूप से सहेज कर रखा गया हस्तलिखित ग्रंथ। हम इसको बोल सकते हैं कि प्राचीन समय में जो कुछ ऐसी जातियां होती थी जो केवल इन्हीं कामों में रत रहती थी, इन्हीं कामों में रहती थी, जैसे चारण, भाट, बड़वा, जागा, रावजी, भाट, पुरोहित, पंडे। इस तरह की ये जो जातियां थी उनका एक ही काम था कि वो घर घर जाकर उस व्यक्ति से उसके वंश के बारे में जानकारी, पूरी जानकारी लेते थे। मीन्स वो वहीं रहकर उनके बारे में सारी जानकारी लेते थे, उनके व्यवसाय की, वो क्या करते हैं, किस जाति के, किस धर्म के, किस गोत्र के हैं, वो इन सब की जानकारी वो अपने, आप बोल सकते हो उसको, किताब में या बहियों में व्यवस्थित संकलित करके रखते थे। तो इस तरह से जो वंशावलियाँ थी वो हमारे पूर्वजों की, हम जिस भी गोत्र के हैं, जिस भी समाज के हैं, जिस भी जाति या धर्म के हैं, उस गोत्र की या उस समाज की, उनके पास वो पोथी में सब कुछ आपके पूर्वजों का, मीन्स आपके दादा, उनके दादा, उनके दादा और उनके दादा। क्योंकि उस समय, पुराने समय में जो लोग यात्रियों पर यात्रा पर जाते थे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह के पंडे लोग होते हैं जो यात्रा पे जाते हैं, जाने वाले लोगों से उनका पूरा परिचय लिखवाते हैं, उनका पूरा पता लिखवाते हैं, और फिर वो उनके घर जाकर भी सारी जानकारी और ले लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से वंशावलियाँ जो है वो हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसमें इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट आप बोल सकते हो कि ये एक क्या है, एक रूप से, एक तरह से न्यायिक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। न्यायिक मतलब इसको कोर्ट में, आप इसको कोर्ट में पेश कर सकते हो, तो ये क्या है, एक न्यायिक साक्ष्य है। मीन्स ये जो 1872 का भारत अधिनियम लगाया, भारत का अधिनियम था, भारत का अधिनियम 1872 में इसको बिल्कुल क्या मान लिया गया है, एक न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान लिया गया है कि अगर व्यक्ति की जानकारी आपको इसमें मिल जाती है, वंशावलियों में या खाता बहियों में इनमें मिलती है, तो आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हो और आपको उससे न्याय मिल सकता है। तो इनकी न्यायिक साक्ष्य के रूप में रखा गया है, और इन्हें जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, एक ये समिति या बेंच बोल सकते हो आप इसको, तो ये जो होती है, इन्होंने इसको, इन भइयों को साक्ष्य के रूप में माना है। तो किस समिति ने माना है? वो समिति थी आपकी जगदीश प्रसाद बनाम, तो जैसे आप कोई भी फैसला लिया जाता है तो अलग अलग बेंच बिठाई जाती है या 5-6 जज बिठाए जाते हैं, और फिर वो जज फैसला लेते हैं। तो अलग अलग तरह की, इस तरह की समितियां बनती है। जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, AIR 2003 P&H। तो ये जो था, इन्होंने क्या इसको बनाया है, इसको एक न्यायिक साक्ष्य के रूप में इसे माना है। फिर आपका दूसरे नंबर पे आती है, इसको हम एक महत्वपूर्ण पार्ट तो इसका ये हो सकता है कि इसे न्यायिक साक्ष्य के रूप में रख सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसका आपका पुरातन या प्राचीन इतिहास की, हमें इससे जानकारी मिलती है। पुरातन या बोल सकते हो प्राचीन इतिहास की जानकारी इससे मिलती है।
पुरातन व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? इनसे मिलती है। कैसे बोल सकते हो आप? क्योंकि उस समय के पूर्वजों के बारे में इसमें दिया जाता है। पुराणों में भी इतिहास में उल्लेख है तथा कई ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमें किसमें मिलती है? इन वंशावलियों में मिलती है। पुरानी ऐतिहासिक जो बहुत महापुरुष थे उनकी जानकारी भी हमें किसमें मिलती है? तो ऐतिहासिक घटनाएं व महापुरुषों की जानकारी, महापुरुषों के पूरे जाति वर्ग इनकी जानकारी भी हमें इसमें मिलती है। तो महापुरुषों की जानकारी हमें किन में मिल जाती है? इन वंशावलियों में मिल जाती है, इन पोथियों में मिल जाती है जो इन चारण व भाट के द्वारा लिखे जाते हैं। फिर आपके आता है इसमें थर्ड नंबर पे कि जो न्यायिक साक्ष्य था पहला, दूसरा था आपका पुरातन व मध्यकालीन इतिहास। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे कि वंशावलियों का क्या महत्व है, तो उस महत्व में सबसे पहला महत्व आप देंगे न्यायिक साक्ष्य, दूसरा महत्व आप दे सकते हैं पुरातन व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी, तीसरा मिलता है हमें वंशानुक्रम। थर्ड नंबर पे क्या मिलेगा आपका? वंशानुक्रम। जैसे आपको नहीं मालूम, आपको अपने दादा का नाम मालूम है केवल, ठीक है, उनके आगे वाले व्यक्तियों के नाम आपको नहीं मालूम। आपके दादा को भी उनके दादा का नाम मालूम है, उनसे आगे वाले जो भी आपके पूर्वज रहे हैं उनका नाम नहीं मालूम है, तो आप वहां जाकर उन व्यक्तियों से अपने पूरे परिवार के गोत्र की सबकी जानकारी आप वहाँ ले सकते हैं। तो ये एक वंशानुक्रम को दर्शाता है। वंशावली लिखते समय वंशानुक्रम में क्या होता है कि व्यक्ति के घर जाकर सारी जानकारी ली जाती है। वैदिक ऋषियों द्वारा भी समाज को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करने की इसमें की दृष्टि से ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ये वैदिक काल से शुरू है ये वंशानुक्रम वाला सिस्टम। और उस समय भी ब्राह्मण लोग ये काम करते थे कि उनको वंशावलियों में लिपिबद्ध करते थे। और उनसे क्या होता है, हमें ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में भी परिचय मिलता है। तो ये क्या होता है, हर व्यक्ति के घर जाकर ये जानकारी ली जाती है, वंशानुक्रम। देन आपका आता है इसके बाद में वंशानुक्रम के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसमें यथार्थता होती है। क्या होती है? फोर्थ नंबर पे आपके आता है यथार्थता। यथार्थता का मतलब होता है वास्तविकता, मीन्स जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही और सत्य लिखा गया है। तो यथार्थता को हम कैसे मान सकते हैं? यथार्थता मतलब जो व्यक्ति घर घर जाकर उस जाति या वर्ग के घर जाकर उनके घर रहकर फिर वो उनके बारे में कुछ लिखते थे, तो ये उनके लिए उनका जो लिखा हुआ, हाथ का लिखा हुआ था, वो बिल्कुल यथार्थ या विश्वसनीय माना जा सकता है। तो उनके आर्थिक जीवन की विकास की, उनके व्यवसाय की, उनके सामाजिक जीवन की, तो इसमें आपको किसकी जानकारी मिल जाती है? आर्थिक जीवन की, आर्थिक जीवन, व्यवसाय व उनके सामाजिक जीवन की जानकारी आपको मिलती है इससे। और ये यथार्थ क्यों है? क्योंकि वो उनके हाथों के द्वारा हस्तलिखित ये ग्रंथ होते हैं और बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं। इस लेखन करने वालों को, जो लेखक जो होते हैं, इनको लोक इतिहासकार भी कहा जाता है। ये व्यक्ति जो अपनी अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, वंश, कुल, धर्म, मीन्स यहाँ हमें और किन की मालूम पड़ता है? अपनी अपनी परंपरा के बारे में उन्हें मालूम पड़ता है, संस्कृति के बारे में उससे मालूम पड़ता है, उनमें किस तरह के लोग हमारे किस तरह की संस्कृति को माना करते थे, उनका कुल कैसा था, उनका गोत्र कैसा था, या किस गोत्र के वो थे। अगर आपने भी कभी ध्यान दिया हो तो हमारे घर पर भी बहुत बार कुछ पंडित लोग आते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि हम केदारनाथ से या बद्रीनाथ से आए हैं और हमें आपके कुल की जानकारी लेनी है। तो ऐसे कभी कभी हमारे घर पे भी हमें हम देखने को मिल सकते हैं। वो हमारे वंश परंपरा की पूरी जानकारी देते हैं, वंश की, ठीक है। वंश, मूल निवास आपका कहाँ है हमें नहीं मालूम होता है। जैसे हम अलग अलग अपने काम के लिए हम अलग अलग जगहों से अलग अलग जगह चले जाते हैं, मीन्स अपने रोजगार के लिए अलग अलग जगह पहुंचते हैं, लेकिन हमारा मूल निवास कहाँ है, वो मूल निवास की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? उन पोथी में या उन वंशावलियों में ही मिलेगी। तो आपको इससे यथार्थता रहती है कि
यथार्थता का मतलब हमें हमारे पूर्वजों का अपने पूर्वजों की जानकारी हस्तलिखित बहियों में मिलती है। फिर आपके आता है सांप्रदायिक सहयोग। एक पॉइंट आपका क्या बनता है इसमें, सांप्रदायिक सहयोग। ये सांप्रदायिक सहयोग कैसे, सांप्रदायिक सहयोग का मतलब होता है जो हमारे धर्म को परिवर्तन किया था पहले लोगों ने। सांप्रदायिक सहयोग की भावना कैसे हुई इसमें कि आपने देखा होगा कि पहले मुगल काल में क्या होता था कि जबरदस्ती लोगों से क्या करवाया जाता था, धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। और जैसे ही ये सिस्टम खत्म हुआ, उन लोगों को नहीं मालूम था वो किस क्रम के हैं या किस वंश के हैं। तो जब उन लोगों ने इन पुस्तकों में अपने वंश के बारे में जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि वो किस वंश के हैं, किस कुल के हैं, किस गोत्र के हैं। और फिर उन्होंने वापस से अपना धर्मांतरण किया। क्या किया इन लोगों ने, अपना धर्मांतरण किया और फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया, क्योंकि उनको अपनी मालूम पड़ गया कि उनका मूल निवास या उनकी मूल जाति या मूल धर्म कौन सा है। और इससे उनके आपसी विवाद क्या हो गए, धर्मांतरण से जो प्रॉब्लम हुई थी उनके आपसी विवादों को खत्म कर दिया गया। आपसी विवाद क्या हो गए, खत्म हो गए इस तरह से। तो इस तरह से जो लिया गया है वंशावलियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 1-2 नंबर में क्वेश्चन में इनका नहीं आता है। इसका क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर में आएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि महत्व क्या है वंशावलियों का। तो महत्व क्या रहा, सबसे पहला महत्व रहा आपका न्यायिक साक्ष्य, दूसरा महत्व रहा आपका पुरातन एवं मध्यकालीन इतिहास की जानकारी, तीसरा आपका रहा वंशानुक्रम, चौथा आपका रहा यथार्थता और पांचवा आपका रहा सांप्रदायिक सहयोग। इसके अलावा इनकी जानकारी हमें पुराणों में भी देखने को मिलती है। पुराणों में इसके बारे में कुछ बताया गया है, लिखा गया है। वो क्या है, जैसे हमने बताया था कि जब हमने पुराण पढ़े थे उसमें मैंने आपको 5 विषय बताए थे। उन 5 विषयों में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, मैंने आपको इन 5 विषयों के बारे में बताया है। तो ये 5 विषय उसमें भी लिखे हुए थे। इसका अर्थ होता है कि सृष्टि का सृजन, प्रलय का आगमन, वंशों की रचना, काल अवधि गणना और वंश चरित्र की चर्चा करना, ये सब बहुत आवश्यक है। इसीलिए इनका वंशावलियों का ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत में इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज हम यहाँ तक अपना ये टॉपिक एंड करते हैं। इसके बाद क्योंकि ये टॉपिक आपका क्या है, जो साहित्यिक ग्रंथ थे हमारे या साहित्यिक ग्रंथ थे, उन साहित्यिक ग्रंथ में लास्ट टॉपिक ये था। अब आपके आएंगे पुरातात्विक लेख या आपके पुरातात्विक लेखों के बारे में, या हम क्या पुरातात्विक लेखों की जानकारी या प्राचीन से हमने क्या पढ़ा था उसकी जानकारी हमें इसमें देखने को मिलेगी। धन्यवाद।